नाम दीपिका है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हमारा आज का पाठ है रीढ़ की हड्डी, जिसके शीर्षक का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। इस नाटक में लड़की के विवाह के सामाजिक समस्या पर आधारित है। इसमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, रामस्वरूप की बेटी उमा और रामस्वरूप का नौकर रतन। दूसरी ओर गोपाल प्रसाद और गोपाल प्रसाद का बेटा शंकर। दोस्तों, चलिए अब हम इस नाटक को शुरू करते हैं। उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप और उसका नौकर रतन कमरा सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर चद्दर और दरी बिछाकर उसमें हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार है। तभी वहां प्रेमा आती है और रामस्वरूप से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, तुम ही उसे मना लो ना। मैंने इतनी मुश्किल से उन लोगों को मना रखा है, कहीं तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार ना चली जाए। तभी प्रेमा कहती है कि मैंने उसके सामने पाउडर रख लिया है, लेकिन उसको तो इन सब चीज़ों से नफरत है ना। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा का दिमाग भी कैसा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उमा के बारे में कुछ बता देती हूँ। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, लेकिन उसके पिता रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक ही बताते हैं, क्योंकि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। नाश्ते में टोस्ट और मक्खन है, लेकिन मक्खन है ही नहीं, मक्खन घर पे नहीं है। रामस्वरूप अपने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। तभी रतन देखता है कि दरवाजे की ओर कोई 2 लोग आ रहे हैं। वो अपने मालिक को बताने जा ही रहा होता है कि तभी दरवाज़ा खटखटाता है और गोपाल प्रसाद और शंकर आए हुए हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर बिठाते हैं। तब वह अपने ज़माने की तुलना बातें करते हैं और अपने ज़माने की तुलना इस ज़माने में करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा साहब, अब थोड़ा बिजनेस की बातचीत हो जाए। वह शादी ब्याह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद कहते हैं, घर से तो सीयत अच्छी है, लेकिन लड़की कैसी है, पता नहीं लड़की कैसी है। तभी वह अपने बेटी को डांट कर कहते हैं कि तुम नीचे झुककर मत बैठो, सीधे बैठो। तभी रामस्वरूप उन्हें नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। अब गोपाल प्रसाद कहता है कि तुम्हारी बेटी की सुंदरता कैसी है, तो रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्री की बातचीत होती है। अब रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा हाथ में पान की ट्रे लेकर आती हैं। तो गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर देखते हैं, उमा के आंखों में लगे चश्मे को देखते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। और फिर रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि पिछली फरवरी को इसकी आंखें दुखने लगी थी, तभी इसे चश्मा लगाना पड़ा। तब वह दोनों संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के बारे में पूछती है। तो उमा मीरा का गीत गाती है। तो वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे सिलाई विलाई, कि तुम्हें सिलाई आती है या नहीं आती है। पर सारे उत्तर रामस्वरूप देते हैं, क्योंकि उमा को यह सब पसंद नहीं आता। फिर वह उमा से इनाम विनाम के बारे में पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि इसका जवाब उमा ही देगी। और फिर रामस्वरूप उमा से कहते हैं कि उमा, अब उत्तर दो उमा। तब उमा अपनी मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बापूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है
तो खरीदार से ही पूछते हैं, कुर्सी मेज से कोई नहीं पूछता। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उमा को डांटते हैं। फिर उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी, यह महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर बोलते हैं, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे यहाँ मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था? फिर उमा कहती है, इतनी देर से जो आप मेरी नापतोल कर रहे थे, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने इस महाशय से पूछिए कि पिछली फरवरी को ये गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? तो शंकर बोलते हैं कि चलिए बापूजी। गोपाल प्रसाद क्रोधित में उठकर दरवाजे से बाहर जाते हैं और उमा पीछे से बोलती है, जाइए जाइए और अपने घर जाकर ये पता लगा लेना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर दरवाजे से बाहर चले जाते हैं तो तभी वहां रतन आता है मक्खन लेके और बोलता है, बापूजी मक्खन। सब उसकी तरफ देखते हैं और नाटक खत्म हो जाता है। दोस्तों, दरअसल रीढ़ की हड्डी का मतलब है इज्जत। इस नाटक में नाटककार ने उस उद्देश्य का समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन किया है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तोला जाता है। इस प्रकार लेखक ने विवाह के रूढ़िवादी उपवास का खंडन किया है और लेखक अपने उद्देश्य पर सफल भी हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ जरूर समझ आया होगा।